चलो भाई, टॉपिक है डॉपलर इफेक्ट। तो डू यू रिमेम्बर द डॉपलर इफेक्ट इन साउंड वी डिड इन 11th? यस। उसमें क्या था कि अगर देयर इज सम, क्या था वो चीज, क्या चेंज होती है उसमें? फ्रीक्वेंसी। यस, फ्रीक्वेंसी चेंज होती है जब देयर इज सम रिलेटिव मोशन बिटवीन द ऑब्जर्वर एंड द सोर्स। यस और नो? यस। ऐसे ही इसमें भी होता है। वहां पे फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड थी, यहाँ पे हम डॉपलर इफेक्ट जो बात कर रहे हैं वो किसकी है? डॉपलर इफेक्ट इन लाइट। ठीक है जी, तो चीज वही है। तो इसमें लिख लेते हैं व्हेन देयर इज सम relative motion किसके बीच में? between a light source and the observer, then the apparent frequency, apparent क्यों लिखते हैं इसको? क्योंकि एक्चुअल में चेंज नहीं होती। then the apparent frequency या फिर wavelength as observed by the observer changes. This effect is known as Doppler effect. सिंपल सा इसका फॉर्मूला है, फॉर्मूला को जो याद रखना है दैट इज डेल्टा न्यू बाय न्यू, मतलब चेंज इन फ्रीक्वेंसी अपॉन ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू v रेडियल अपॉन c। इन टर्म्स के मतलब क्या है? लेट्स राइट दीज। इधर ना मॉड डाल लो, क्योंकि ज्यादा भी हो सकती है कम भी हो सकती है। मैग्नीट्यूड इतना होगा, ज्यादा कम खुद दिमाग से कर लेना कि अगर पास आ रहा है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, दूर जा रहा है तो फ्रीक्वेंसी कम होगी। ये खुद दिमाग लगाना है, मैग्नीट्यूड इससे निकाल लेना है। ठीक है, इधर वी रेडियल क्या है? वी रेडियल, ये रेडियल मतलब ये सोर्स और ये सोर्स है, लेट्स से ये ऑब्जर्वर है इधर। तो इन रेडियल मतलब velocity of any one of these two along the line joining the two ये objects, मतलब source and the observer. The velocity which is along the line joining these two things. V radial is the relative velocity of the light source with respect to the observer along the line joining the light source and observer. मतलब अगर टेढ़ा भी जा रहा है तो हम उसका कंपोनेंट ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट विल नॉट बी रिस्पांसिबल फॉर रिलेटिव मोशन। ठीक है, एंड चेंज इन फ्रीक्वेंसी हेंस द डॉपलर इफेक्ट। देयरफॉर अपने को कौन सा वाला लेना है? सिर्फ रेडियल। मतलब अगर हम फोटो बनाएं इसकी, लेट्स से ये ऑब्जर्वर है और ये सोर्स है, लेट्स से इसको मान लो ये टेढ़ा जा रहा है ऐसा,
तो इसका कंपोनेंट ले लेंगे इस तरफ, इस तरफ, अपने को इससे मतलब नहीं, v रेडियस ये भी है। अगर आपको सवाल में चेंज इन फ्रीक्वेंसी पूछा है, हो सकता है चेंज इन वेवलेंथ भी पूछा हो, मतलब ज्यादातर केसेस में वैसे चेंज इन वेवलेंथ होता है, तो वेवलेंथ चेंज इन वेवलेंथ का भी एक्चुअली रिलेटिव चेंज इन वेवलेंथ भी सेम ही आएगा, क्योंकि v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा होता है, राइट? ठीक है, c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, c इज इक्वल टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात होगी, c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। तो मतलब डू यू रिमेंबर द कांसेप्ट ऑफ वो एरर्स वाला? इधर ये तो कांस्टेंट है, तो डेल्टा न्यू बाय न्यू इज इक्वल टू डेल्टा लैम्डा बाय लैम्डा, हाँ के ना? Yes. रिमेंबर दैट? Yes, sir. शायद. शायद वही जो पावर वहां पे आगे आ जाती है जब छोटे एरर्स होते हैं। यस सर, याद है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे तो चलो मैंने डंडियां लगा दी, मॉड ले लिया, अगर ना लेते तो एक डिक्रीज हो रहा है, दूसरा Increase. इंक्रीज हो रहा है। अगर फ्रीक्वेंसी कम होगी तो वेवलेंथ बढ़ेगी, ऑब्वियसली ये तो नेचुरल सी बात है, अगर एक चीज कम हो रही है तो दूसरी बढ़ेगी, ठीक है? तो हम इसलिए यहाँ पे तो मॉड ले रहे हैं भाई, उसकी टेंशन अपने को इधर मिलेगी, उसकी टेंशन अपने को देखना है बस, अगर तो दोनों पास आ रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, वेवलेंथ कम होगी, एंड वाइस वर्सा। डेल्टा लैम्डा बाय लैम्डा का फॉर्मूला भी क्या होगा? सेम ही होगा, इट विल आल्सो बी सेम, ठीक है? मॉड वाला फॉर्मूला सेम ही होगा, माइनस प्लस इधर, क्योंकि कई ना बुक्स में दिया होगा इधर माइनस प्लस करके, लेकिन उलझ जाओगे तुम लोग, माइनस प्लस मत याद करना इधर, कि कहीं में दिया होता डेल्टा न्यू बाय न्यू इज इक्वल टू माइनस v रेडियल बाय c, ठीक है? वो माइनस प्लस खुद दिमाग से करना है, फॉर्मूले में मत रटना उसको, बट इतना हमें जरूर पता है कि डेल्टा न्यू बाय न्यू विल बी नेगेटिव ऑफ डेल्टा लैम्डा बाय लैम्डा, मतलब एक कम होगा तो दूसरा बढ़ेगा, ठीक है? तो इसमें क्या करना है हमें, इफ दी source and observer are approaching each other, then the frequency increases and wavelength decreases and vice versa। इससे तुम लोग साइन लगा लोगे, ठीक है? ये अलग से खुद से ही कैलकुलेट कर लेना, है ना? अब ये जो टेक्निक है ना, ये वेलोसिटी ऑफ जैसे स्टार्स वगैरह कैलकुलेट करने के लिए काम आती है। कैसे? हमें ये टर्म, हम ये इस टर्म को मेजर करने के लिए दे हैव इंस्ट्रूमेंट्स, मतलब फ्रीक्वेंसी एक्चुअल पता तो है, जो आ रही है वहां से वेवलेंथ, एक्चुअल वेवलेंथ पता है, और जो आ रही है वेवलेंथ वो मेजर कर ली जाती है यूजिंग सम इंस्ट्रूमेंट्स, c तो है ही कांस्टेंट, तो उससे v रेडियल पता लग जाता है, ठीक है? दीज थिंग्स आर नोन, ये अननोन है, तो ये अननोन हमें पता लग जाता है, तो इससे पता लग जाता है कि भाई गैलेक्सी जो है वो कितनी स्पीड से एक्सपैंड कर रही है, स्टार्स एक दूसरे से कितनी स्पीड से, या धरती से कितनी स्पीड से दूर जा रहे हैं, या पास तो नहीं आ रहे, दूर जा रहे हैं, ठीक? तो ऐसा पता लग जाता है वेलोसिटी दी स्टार्स वगैरह, या वेलोसिटी ऑफ अदर जो लाइट सोर्सेज हैं उनकी वेलोसिटी पता लग जाती है। So this method is used to find the velocity of stars, etc., with respect to the Dharti.
इसमें दो टर्म्स यूज होती हैं, एक रेड शिफ्ट एक एंड ब्लू शिफ्ट। ये टर्म्स आपको पता होनी चाहिए। एक बार सवाल आया था, सीधा सिंपल 4 नंबर, सीधा, बहुत ही सिंपल। भाई रेड शिफ्ट कब होती है? ये ना वेवलेंथ को देख के नाम दिया गया है इनको। जब वेवलेंथ रेड की तरफ शिफ्ट करे, जब एपरेंट वेवलेंथ रेड की तरफ शिफ्ट करे तो उसको रेड शिफ्ट नाम दिया जाता है। और वेवलेंथ रेड की तरफ कब शिफ्ट करेगी? मतलब जब वेवलेंथ बढ़ रही है, कम हो रही है। रेड की वेवलेंथ ब्लू से ज्यादा होती है, कम होती है? ज्यादा। ज्यादा होती है। तो अगर एपरेंट वेवलेंथ ज्यादा है देन इट इज सेड टू बी रेड शिफ्ट। एंड उस केस में जो ये अपना सोर्स है वो दूर जा रहा है, पास आ रहा है? दूर जा रहा है। यस, ठीक है। ये तो कब होती है ये, मतलब व्हेन if apparent wavelength increases, ठीक है, that is when source and observer move away and blue shift is the term used if apparent wavelength decreases, that is when source and observer move away towards each other. ठीक है, ये है। तो ये सीन है डॉपलर इफेक्ट का। इसके एक दो जो सवाल दे रखे हैं मॉड्यूल में कर लेना, बस दैट्स द ओनली क्वेश्चन जो आते हैं इसके, अगर आ सकते हैं, ठीक है। कंसेप्चुअल में यही है, ठीक है। तो ये था डॉपलर शिफ्ट, डॉपलर इफेक्ट। आगे बढ़ते हैं।